हेलो गाइस, वेलकम टू आचार्य एजुकेटर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य एजुकेयर में। आई एम वेदवीर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस, इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्रीवियस वीडियोस को जरा जरूर देखें। चलिए, तो आज हम लोग कॉमर्स मैनेजमेंट और पीजीटी कॉमर्स की बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट यूनिट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, जैसा कि आपको स्लाइड में ही दिख रहा है, हमारी जो यूनिट है वो कौन सी है? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। लेकिन अगर मैं पीजीटी कॉमर्स की बात करूं तो पीजीटी कॉमर्स में इसमें कम से कम 17 to 20 क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है। इसमें आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सारी अकाउंटिंग आपकी कवर हो जाती है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग भी इसमें कवर हो जाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशो, लिवरेज एनालिसिस, ये सारी चीजें आपकी अकाउंटिंग में कवर होती हैं। ओके, चलिए, तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जिसमें से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, चाहे वो थ्योरी की फॉर्म में पूछे चाहे वो प्रैक्टिकल की फॉर्म में पूछे, बट क्वेश्चन तो वो पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए, हमारी ये जो यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट और पीजीटी कॉमर्स वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनमें आपका ऑडिटिंग कवर नहीं होती है, सिर्फ अकाउंटिंग ही कवर होती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनको ऑडिटिंग वाला पार्ट कवर नहीं करना है, क्योंकि उनके में मैनेजमेंट में ऑडिटिंग आपकी नहीं आती है। लेकिन अकाउंटिंग आपकी जो है यूजीसी नेट कॉमर्स और आपकी पीजीटी कॉमर्स में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं किसकी? कंपनी अकाउंट, या इसको हम कॉर्पोरेट अकाउंट भी बोलते हैं। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट का मतलब ही कंपनी होता है, और अकाउंट का मतलब होता है कि हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंट इन द नेम ऑफ कंपनी। मतलब कोई कंपनी है जब अपने अकाउंट बनाएगी तो किस तरीके से अकाउंट बनाएगी। जब हमने अकाउंटिंग की यूनिट कवर करी थी तो उसमें अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉनेटरी फाइनेंशियल डेटा दैट इज कंसर्न विद द बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब वो डेटा जो आपका फाइनेंशियल टर्म्स में अवेलेबल है और दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी। मतलब बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए और आपका मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। उसी डेटा को हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, समराइज करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, और अपनी स्टेटमेंट को बनाने के बाद कम्युनिकेट कर देंगे किसको? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो चलिए, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं। जर्नल इज द प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। जर्नल के बाद आपका जो है लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग करने के बाद आप क्या करोगे? लेजर पोस्टिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक हमारा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होती है। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होती है, जो कि हमारी ये बताती है कि बैलेंसेस कितने कितने बचे हैं, किसका डेबिट बैलेंस बचा है, किसका क्रेडिट बैलेंस बचा है। उन सबको मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस ट्रायल बेसिस के लिए ही होता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है, और इस चीज को चेक करने के लिए होता है कि आपने अब तक जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करी हैं वो सही है या गलत है, उसमें कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं है। जब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप दो तरीके की स्टेटमेंट और बनाओगे, जिसको हम बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट और पोजिशनल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब सॉरी
तो इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या रहने वाला है, जो हमारी इनकम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी नेट प्रॉफिट नेट लॉस कमाया है कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर, तो उससे हमें पता चलेगा कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कितनी इनकम जनरेट करी है, तो उसको हम बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट। इसमें आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल आ जाएगा। पहले आपके ट्रेडिंग एंड पीएनएल दोनों सेपरेट सेपरेट बनते थे, फिर आपका सिंगल अकाउंट बनने लग गया। अब आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल ना बन करके अब इनकम स्टेटमेंट आपकी बनती है। ठीक है, जब इनकम स्टेटमेंट आपकी बनके तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हम एक और स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल स्टेटमेंट। पोजिशनल स्टेटमेंट कब बनती है आपकी, 31 मार्च को, 31 मार्च। ठीक है, तो यहां पर आपकी 31 मार्च को ही आपकी एक स्टेटमेंट बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है बेसिकली आपकी क्या बनेगी, 31 मार्च को एक कंपनी की कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है, कितने कंपनी के एसेट है, कितनी कंपनी की लायबिलिटी है, कितने कंपनी के पास कैपिटल है, तो वो सारी चीजें आपको वहां से पता चल जाती है। एक अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बैलेंस शीट से अराइज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, मतलब आपकी जो लायबिलिटी साइड है उसमें अगर मैं कैपिटल ऐड कर दूं तो वो हमारी एसेट साइड के बराबर होगा, क्योंकि बैलेंस शीट का कोई बैलेंस नहीं होता है। ये सिर्फ आपके बैलेंसेस को रिप्रेजेंट करती है कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट इज ऑन 31 मार्च एक कंपनी की पोजीशन कितनी है, कंपनी की कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी उसकी कैपिटल है, कितनी उसकी करंट लायबिलिटी है। तो वो सारी चीजें हमें यहां से पता चल जाएंगी। इसके साथ साथ हमें पता चलेगा कि एक कंपनी की करंट एसेट्स कितनी है, फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, प्लांट फर्नीचर फिक्सचर और जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स है या हमारी कैश एंड कैश एट बैंक, ये सारी पोजीशन कंपनी की क्या क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहां से पता चल जाएंगे। तो इसी को जब मैं आगे और बढ़ाऊंगा तो एक स्टेटमेंट और हम बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोल सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली हमारी क्या बताएगी, ये हमारी कैश पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी का कैश कितना इनफ्लो हुआ है और कितना कैश आउटफ्लो हुआ है। तो ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपनी अकाउंट के बारे में। कंपनी क्या होती है, कैसे कैसे अपने अकाउंट प्रिपेयर करती है और किस तरीके से कंपनी को अपने अकाउंट जो है प्रिपेयर करने होते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंपनी की कि कंपनी होती क्या है, तो आप जरा मुझे ये बताइए कि कंपनी होती क्या है। देखिए, कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। कंपनी क्या हो गई, एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कम टुगेदर फॉर द कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जो कि आपके पर्सन जो है क्या करेंगे, एक एसोसिएशन बनाएंगे, एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे, किस चीज के लिए, आपके कॉमन गोल एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। सब अपनी अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे और उनकी कैपिटल को डिवाइड कर दिया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, दैट इज नोन एज शेयर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको हम, शेयर्स बोलेंगे। और आपकी एक लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, हर एक पर्सन की क्या रहेगी, लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है, यहां पे जितने आपके शेयर सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी आप बियर करोगे इन केस ऑफ लॉस। अगर एक कंपनी लॉस मेकिंग में चली जाती है तो उस केस में आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही रहेगी जितने आपके पास शेयर है। ठीक है, इट एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब कंपनी जो है क्या है, एक आइज ऑफ लॉ का क्या मतलब है, यहां पे कंपनी जो है एक फॉर्मेशन कंपनी का होता है एज पर द लॉ, मतलब लॉ में भी कंपनी की एग्जिस्टेंस मानी जाती है। ठीक है, तो क्या कहता है, जिसको हम एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब कंपनी जो है क्या, कंपनी को क्या ट्रीट किया गया है, एज पर द लॉ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किया गया है। क्यों आर्टिफिशियल पर्सन, क्यों, क्योंकि जो एक काम एक पर्सन कर सकता है वो सारे काम एक कंपनी भी कर सकती है, बस कंपनी सांस नहीं ले सकती और पर्सन जो है वो सांस ले सकता है। ठीक है, बाकी जो है इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, क्योंकि लॉ ही इसको क्रिएट करेगा, लॉ के अंडर इसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी है।
ठीक है। उसके बाद हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, जैसे एक इंसान की जिंदगी होती है ऐसे ही कंपनी की भी जिंदगी होती है। प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, कंपनी जो है वो हमेशा चलती रहेगी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, चलिए। उसके बाद कॉमन सील रहेगी इसकी। कॉमन सील का मतलब क्या होता है यहां पर, इसका मतलब होता है आपकी एक स्टैंप होती है जिसके थ्रू एक कंपनी अपने प्रोविजन को लीगैलिटी में कन्वर्ट कर सकती है। मतलब आपकी, जैसे आप एक साइन कर देते हो, ठीक है, आपके साइन होगा, इसका मतलब क्या है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि आपने क्या लिखा है, किस चीज पे साइन करे, क्या चीज, मतलब किस चीज के रिगार्डिंग आपने साइन करे, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। ओके, सो ऐसे ही कंपनी, अगर जिस चीज पे कंपनी की स्टैंप लग जाती है, इसका मतलब क्या है कि इट इज ऑथराइज एज पर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, कॉमन सील लगने के बाद हम ये मान के चलते हैं कि इट इज द ऑथराइज डॉक्यूमेंट और इसको कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड कर दिया जाए। ठीक है, इट बिकम द क्लियर दैट कंपनी जो है क्या है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, उसका नाम जो है एक अपना, उसका एक अपना नाम होता है, उसकी एक जॉइंट कैपिटल होती है और एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है, जिसको एज पर द लॉ ही क्रिएट किया जाता है और एज पर द लॉ ही उसको खत्म किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने चलते चलते मतलब सोच लिया कि चलो आज कंपनी बना लेते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। उसका सारा पूरा प्रोसीजर रहता है और उस प्रोसीजर को आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। जब तक आप कंप्लीट प्रोसीजर नहीं करोगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे, तब तक एक कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही जब कंपनी को आप वाइंड अप करोगे तो जिन जिन लोगों से पैसा लिया है उन सब लोगों को आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। कंपनी की एसेट्स मतलब जो है उसको सेल ऑफ करना पड़ेगा, कंपनी की जो लायबिलिटी है उसको उसको रियलाइज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मतलब जो है कंपनी लॉ में लिखी गई है। कंपनी को लॉ ही क्रिएट करता है और लॉ ही उसको खत्म कर सकता है। चलिए, लीगल एंटिटी होती है इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। पहले ये जो एक्ट था वो हमारा क्या था, 1956, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, इसको अमेंडमेंट कर दिया गया और इसका ईयर ही चेंज कर दिया गया, किसमें, 2013 में। ठीक है, कोई भी ऐसी लीगल एंटिटी जिसका रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 या एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ के अंडर हुआ है तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉर्पोरेट यानी कंपनी। क्या बोलेंगे उसको, कॉर्पोरेट यानी कंपनी। चलिए, तो अंडर सेक्शन 3(1) में ये चीज लिखी गई है कि कंपनीज एक्ट 1956 में उसने एक कंपनी को डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन करा है, अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द दिस एक्ट और एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्ट। मतलब उसमें यह बताया गया कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसी लीगल एंटिटी जो अंडर सेक्शन 3(1) कंपनीज एक्ट 1956 या उससे प्रीवियस कोई ऐसा एक्ट था जिसके अंडर रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, उसको मान लेंगे हम कंपनी। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है एक फॉर्मेशन होगा, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होंगे और आपका कोई भी प्रीवियस लॉ के अंडर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो वहां पर आपको एक लीगल फॉर्म ऑफ एंटिटी आपको बना दिया जाता है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपकी पेमेंट होती है और आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होते हैं तो आपको एक लीगल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड कर दी जाती है और वहां पर आपको एक लीगल एग्जिस्टेंस आपको मिल जाती है। एज पर द कंपनीज एक्ट ये चीजें मेंशन करी गई है। चलिए, तो यहां पर इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके। क्या फीचर्स हैं, देखो, मेंबरशिप, मतलब इसके मेंबर्स रहेंगे, इट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द मेंबर्स, मतलब मेंबर्स रहेंगे इसके और वो मेंबर्स ही कंपनी को आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, तो मेंबरशिप आपकी रहेगी, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी कंपनी से जुड़ने के लिए, पहला फीचर। दूसरा फीचर, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है आपका, इसको बनाया जाता है एज पर द लॉ ही इसको क्या करा जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। सो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि ओनर अलग होता है और कंपनी अलग होती है। ओनर की प्रॉपर्टी को आप कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हो, सिमिलरली कंपनी की प्रॉपर्टी को भी आप ओनर की प्रॉपर्टी नहीं बता सकते हो। तो यहां पर एक सेपरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इसको जो है करार दिया जाता है और यह बोला जाता है कि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है और जो ओनर है वो सेपरेट एंटिटी है। अगर कोई लोन कंपनी के नाम पे लिया गया है तो ओनर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से उसको नहीं भरेगा। ऐसे ही अगर कोई लोन
ओनर ने लिया है तो उसको कंपनी के अकाउंट से सेटलमेंट नहीं किया जा सकता। तो इसने क्या बोला, सेपरेट एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि कंपनी मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी आपकी रेगुलर चलती रहेगी। कब तक? जब तक उसको लॉ डिसमेंटल नहीं कर देता, जब तक लॉ उसको खत्म नहीं कर देता, जब तक आपका लॉ के प्रोविजन आपके अप्लाई नहीं होते हैं, तब तक आपकी कंपनी की एग्जिस्टेंस बरकरार रहेगी। ओके, कॉमन सील रहेगी। कॉमन सील मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कॉमन सील का मतलब क्या है, एक स्टैंप रहेगी जो कि आपके कंटिन्यू उसमें रहने वाली है। चलिए, उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है और यह माना जाता है कि कंपनी जैसे एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग होता है, ऐसे ही कंपनी एक क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, दैट इज क्रिएटेड बाय द लॉ। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी का क्या मतलब होता है यहाँ पे, कि जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी। दैट इज डिपेंड अपॉन द शेयर्स, द अमाउंट ऑफ शेयर दैट इज कैरिड बाय द पर्सन। ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। जितना अमाउंट मैंने कैरी कर रखा है, जितने के मैंने शेयर परचेज कर रखे हैं, सिर्फ उतने ही मेरी जो लाइबिलिटी है वो आपकी अराइज होने वाली है। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपकी शेयर ट्रांसफर आपका रहेगा। शेयर ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मेरे नाम पे कोई शेयर है तो उसको मैं दूसरे पर्सन के नाम पे सेल परचेज में शेयर की कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफरेबिलिटी आपकी अलाउड होती है, और इसके साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बुक्स। मतलब आपकी जो कंपनी है वो क्या करेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाएगी। मतलब जितने भी उसके कंपनी के नाम पे ट्रांजेक्शन होती है उन सबको क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। किस में रिकॉर्ड किया जाएगा, कंपनी के नाम से बुक्स ऑफ अकाउंट बनेंगे और वहीं पर आपकी ट्रांजैक्शन करी जाएगी। कोई भी अकाउंट, कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी कंपनी के नाम पर हुई है तो आप उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। ठीक है, ओके। उसके बाद है आपका ऑडिट ऑफ अकाउंट। ऑडिट ऑफ अकाउंट का मतलब यह है कि जितने भी आपने अकाउंट बनाए हैं उन सबको टाइम टू टाइम आपको क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। सीए से, अपने जो चार्टेड अकाउंटेंट है उससे आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, ताकि आपकी ऑथेंटिसिटी आपकी चेक की जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आपने जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करें वो सही प्रिपेयर करें या उसमें कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलेंगे, ये सारी चीजें हमें अकाउंट के ऑडिटिंग से पता चलेंगे। तो ये क्या हो गए हमारे फीचर्स ऑफ कंपनी, क्या हो गए हमारे फीचर्स ऑफ कंपनी। चलिए, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ये मैंने आपको बता दिया। लिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको बता दिया। ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब आपके जो शेयर्स हैं उसको आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को शेयर खरीदना और बेचना चाहता है तो आप इजीली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। सेपरेट प्रॉपर्टी रहती है, मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रहती है। कंपनी के नाम पे भी आपकी प्रॉपर्टी जो है वो हो सकती है। कंपनी भी अपने नाम पे अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको खरीद सकती है, बेच सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर सकती है। कंपनी की एसेट और कंपनी की प्रॉपर्टी, ओनर की एसेट और ओनर की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ओनर की प्रॉपर्टी अलग होती है और कंपनी की प्रॉपर्टी आपकी अलग होती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी आपकी लॉन्ग टाइम चलती रहेगी। ओनरशिप डाइवोर्स फ्रॉम द मैनेजमेंट। देखिए, ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होता है। ओनरशिप का मतलब क्या होता है कि आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो मैं क्या बन गया, उसका ओनर बन गया, मेरे पास ओनरशिप आ गई। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर, हु इज मेकिंग डिसीजन। अब कई बार क्या होता है कि मेरे पास शेयर है, बस मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं, उसके लिए मैंने क्या कर दिया, मैनेजर रख दिया। मैनेजर मेरा जो सारा बिजनेस देख रहा है, मेरे सारे अकाउंट को हैंडल कर रहा है। मैं ओनर तो हूं बट मैनेजमेंट नहीं देख रहा हूं। अब जो मैनेजर है वो मैनेजमेंट में तो पार्टिसिपेट कर रहा है बट वो ओनर नहीं है, वो ओनर नहीं है। तो ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट आपकी अलग होती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी। ठीक है, उसमें से कौन सा इसका फीचर नहीं है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जैसे मान लो उसने दे दिया अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, तो आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी पे क्लिक कर देना है, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है, इसमें आपके लिमिटेड लायबिलिटी होती है। शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी आपकी अलाउड होती है, मतलब शेयर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद आपका सेपरेट प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, मतलब कंपनी जो है अपने नाम पे प्रॉपर्टीज को खरीद सकती है, बेच सकती है। कंपनी अपनी जो है वो प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर सकती है। उसके बाद आपकी परपेचुअल सक्सेशन आपका रहेगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि कंपनी एक लॉन्ग टाइम के लिए आपकी चलती रहेगी। ओके, उसके बाद है आपकी ओनरशिप डाइवर्स
फ्रॉम द मैनेजमेंट, मतलब जो ओनरशिप है वो आपकी डाइवर्स रहेगी मैनेजमेंट से। एंड इसके साथ साथ आपकी जो है यहाँ पर आप कॉमन सील भी लिख लीजिए। ठीक है, वैसे मैंने कुछ आपको मैंने बता दिया है, कॉमन सील। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, इसके साथ साथ आपका ऑडिट ऑफ अकाउंट, आपको ऑडिट ऑफ अकाउंट भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि इसके कुछ कुछ फीचर्स आपके पार्टनरशिप से भी मिलते हैं, जैसे पार्टनरशिप भी तो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, फिर क्या डिफरेंस होता है पार्टनरशिप में और कंपनी में, ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछ लिया जाता है। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं ये बात करूं कि कंपनी और पार्टनरशिप में क्या फर्क होता है, तो चलिए देखते हैं। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होता है। इनका एक्ट ही अलग है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है और पहले क्या चलता था 2013 से पहले, कंपनीज एक्ट 1956। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन किसमें होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932। कई बार आपकी ईयर्स की भी मैचिंग पूछ लेता है, ये पूछ लेता है कि भाई इनको मैचिंग करो जरा, जैसे एक तरफ दे दिया आपका पार्टनरशिप एक्ट और एक तरफ दे दिया कंपनीज एक्ट, और ईयर आपको दे रखे, तो उसके हिसाब से भी आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। ठीक है, ओके। रजिस्ट्रेशन, जब मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी लीगल एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है। लेकिन पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, मतलब अगर आप चाहो तो पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवा सकते हो, अगर आपको लगता है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है तो ऐसा कोई जरूरी आपके ऊपर नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ये डिपेंड करता है आपका कंपनी टू कंपनी। चलिए, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी आपकी रहती है। कंपनी, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि कंपनी जो है क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी आपकी रहने वाली है। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, बिकॉज इट इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन द म्यूचुअल कंसर्न ऑफ द पीपल whose registration is optional, that is depend upon the member। अगर मेंबर चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अगर मेंबर को लगता है कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है तो आप नहीं भी करवाओगे तब भी ऐसा कोई जुलम नहीं होने वाला है। लेकिन कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड डिस्ट्रॉयड बाय द लॉ। ठीक है, तो यहां पर इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट स्टेटस आपको मिलेगा। इसका एक्ट 2013, इसका 1932, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल। लाइबिलिटी इसमें क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, और इसमें लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड रहने वाली है। अब जैसे क्या है कि अगर मान लो कोई कंपनी है, कंपनी में मैंने जितना शेयर ले रखा है मैं सिर्फ उतने के ही लाइबिलिटी जो है मैं बियर करूंगा, उतनी ही चीजें मैं अपनी आपस में देखूंगा। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप में आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो आपकी अनलिमिटेड हो जाती है। जैसे मान लो हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 60:40 में, अगर मान लो हमारा 1 करोड़ का नुकसान होता है तो उसको भी हम 60 और 40 की रेशो में ही डिवाइड करेंगे। अगर मेरा 10 करोड़ का नुकसान होता है तो उसको भी मैं 60 और 40 की रेशो में ही डिवाइड करूंगा, इन केस ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन कंपनी के केस में क्या रहेगा, मैंने जितना शेयर खरीद रखा है, जितना मैंने शेयर परचेस कर रखा है, सिर्फ उतना ही मैं अपना लाइबिलिटी मेरी रहेगी, अप टू ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ शेयर। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर मैं कंपनी के नाम की बात करूं तो कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, 1%, ओपीसी। ओपीसी का मतलब क्या होता है, 1% कंपनी। ये पीजीटी कॉमर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओपीसी का मतलब क्या होता है। ओपीसी का मतलब होता है 1% कंपनी, मतलब जिसका एक ही ओनर है लेकिन उसको आपने रजिस्टर्ड करवा दिया है किसमें, एज अ कंपनी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपीसी। ओ मतलब 1, पी मतलब पर्सन, सी मतलब कंपनी। यहां पर
पार्टनरशिप का ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें आप जो नाम चेंज करना चाहो, जो नाम आप रखना चाहो, तो वो नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। ठीक है, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, अपनी चॉइस से कोई भी नाम आप रख सकते हो। लेकिन यहां पर अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, अगर 1% कंपनी है तो आपको ओपीसी नाम के पीछे लगाना पड़ेगा, कंपल्सरी है। चलिए, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी अगर आप शेयर की बात करें तो शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, और यहां पर आप जो शेयर्स हैं उसको आप पहली बात तो शेयर तो आपके होते ही नहीं है, इसमें आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी रहेगी, प्रॉफिट या जो भी आपका प्रपोर्शन रहेगा, उसको जब सारे मेंबर्स अगर पार्टनर एग्री करते हैं इस बात को लेकर, तभी आप आगे चीजों को कंसर्न कर सकते हो। लेकिन अगर मेंबर्स एग्री नहीं करते हैं तो सारी चीजों को आप कंसर्न नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। उसके बाद अगर मैं एजेंसी की बात करूं तो डायरेक्टर आर द एजेंट ऑफ द कंपनी एंड नॉट अदर, मतलब आपके जो डायरेक्टर हैं वही आपके कंपनी के एजेंट माने जाएंगे, बाकी सब लोग आपके एजेंट नहीं माने जाएंगे। लेकिन यहां पर जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं, फर्म के एजेंट माने जाते हैं। मतलब पार्टनर जो है वो क्लाइंट भी है और आपके एजेंट भी है। कैसे? अगर मान लो इसमें से पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो इसमें in case of partnership business is carried out by all or any one of them acting for all, मतलब या तो कोई एक पार्टनर जो है पूरे बिजनेस को रन करेगा सबके बिहाफ पे, या सब अपने जो है अपना अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर मैं पावर की बात करूं तो कैन ओनली कैरी आउट ऑब्जेक्टिव इन द मेमोरेंडम, मतलब इसमें किसकी पावर कितनी रहेगी, किसका क्या चीज क्या रहेगी, किसके राइट्स क्या रहे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब चीजें आपको किसमें पता चलेंगे ये सब आपको जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका लिखा होता है। लेकिन यहां पर आपका जो है इसमें किसकी क्या क्या चीजें हैं, इसमें पार्टनरशिप डीड है, मतलब जिसपे भी पार्टनर एग्री करते हैं उसको एक डीड में लिख देते हैं। डीड का मतलब क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है जो सारे पार्टनर्स मिलके साइन करेंगे और उसी के बेसिस पे सारे डिसीजन आपके लिए जाने चाहिए। तो आई होप ये जो डिफरेंस है ये आपको क्लियर हो गया पार्टनरशिप में और कंपनी में क्या आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए, अगर टाइप्स ऑफ कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर की अगर मैं बात करूं तो आपका सबसे पहले आता है आपका 1% कंपनी। ओपीसी या 1% कंपनी का मतलब क्या होता है? ये ऐसी कैटेगरी होती है जहां पर ये जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनके लिए ये सॉरी उनके लिए ये आपकी एंकरेजमेंट के लिए आपका ये जो काम है वो आपका दिया गया है। मतलब जितने भी इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, जितने भी आपके पार्टनर्स, मतलब आपके स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स मतलब आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो इस चीज को सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए मतलब अगर आप कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाते हो एज एन 1% कंपनी, तो वहां पे आपको उसको हम ओपीसी का नाम दिया जाएगा। ठीक है, इट ऑल्सो प्रमोटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेटलाइजेशन, कॉर्पोरेट ऑफ द बिजनेस, मतलब कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द बिजनेस, हम यहां पर ये कॉन्सेप्ट अपना पॉपुलर कर सकते हैं। मतलब एक सिंगल पर्सन भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, लेकिन वो आपका ओपीसी में माना जाएगा। इट शुड नॉट, इसमें आपका इट इज नॉट द सेम एज द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इन द वे 1% हैज द सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस विद द लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब यहां पर अगर हम उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, होता ये वैसा ही है, लेकिन यहां पर आपका जो है रजिस्ट्रेशन, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी आपको मिल जाएगी विद द लिमिटेड लाइबिलिटी। जितना आपने पैसा लगा रखा है सिर्फ उतना ही, उतने के ही लाइबिलिटी आपके रहेगी। मतलब जितना कंपनी के नाम पे जो चीज है वो कंपनी की रहेगी, जो आपके नाम पे है वो चीज आपकी रहेगी। मतलब कंपनी और आपकी सेपरेट एग्जिस्टेंस आपकी रहने वाली है। लेकिन जो सोल ट्रेडर है उसमें आपकी ओनर और जो एग्जिस्टेंस है वो आपकी सेम रहती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्राइवेट कंपनी और आपकी पब्लिक कंपनी। देखिए, प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी आपके 2 और मोर पर्सन जो है उसको मिलके रजिस्टर्ड करवाएंगे अंडर द कंपनीज एक्ट, और यहां पर सिक्योरिटीज ऑफ सच कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज।
और ये जो लोग हैं प्राइवेट कंपनी के लोग जो हैं वो बाहर से पैसा, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। ठीक है, दे कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर और डिवेंचर। मतलब ये लोग सिर्फ अपना ही पैसा लगाएंगे, अपना ही, जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो सिर्फ अपना ही पैसा लगाते हैं, और यहाँ पर बाकी जो लोग हैं उनका पैसा इसमें नहीं रहेगा। मतलब इसमें बाहर से पैसा आपको अलाउ नहीं होता है। members of the private company are restricted from the transferring of the shares। मतलब इनके जो मेंबर्स हैं वो आपके ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी आपको अलाउ नहीं होती है। लेकिन आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे आपके प्राइवेट कंपनी में वो कितने रहेंगे? 200 रहेंगे। मिनिमम कितने रहेंगे? 2 रहेंगे, और मैक्सिमम कितने रहेंगे आपके? 200 रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपके बाहर से आप पैसा लेना चाहो तो बाहर से आप पैसा ले सकते हो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर आपकी अलाउड होती है, और मिनिमम जो मेंबर्स हैं वो आपके कितने होते हैं? 7 होते हैं। मतलब जब तक आपके 7 लोग नहीं रहेंगे तब तक आप पब्लिक कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। और प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं आपके? 200। ठीक है, यहां पर आपके जो मिनिमम मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं? मिनिमम मेंबर आपके होते हैं 7। ठीक है, और मिनिमम मेंबर कितने रहेंगे आपके? 7, और मैक्सिमम की आपकी लिमिट नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर पब्लिक कंपनी जो है वो आपकी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करवाएगी। अब इसके जो शेयर होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, और इसमें कोई लिमिट आपकी मैक्सिमम नंबर की आपकी नहीं होती है। सब्सिडरी ऑफ द पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो कंसिडर एज द पब्लिक कंपनी। अगर मतलब होल्डिंग सब्सिडरी है, सब्सिडरी भी आपकी, जैसे एक सब्सिडरी है, एक आपकी होल्डिंग कंपनी है, तो होल्डिंग तो आपकी पब्लिक कंपनी मानी ही जाएगी, लेकिन उसकी सब्सिडरी भी आपकी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। ठीक है, देखिए तो अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी की और पब्लिक कंपनी की, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो ये डिफरेंस कई बार आपका पूछा जाता है। मेंबर्स मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, ये पहले 50 थे लेकिन बाद में इसको 200 कर दिया गया। ठीक है, पहले इसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 50 की थी, लेकिन अब आपकी 50 नहीं होकर के 200 कर दिया। उसके बाद इसमें मिनिमम आपके 7 और मैक्सिमम आपकी नो लिमिट। अब कई बार स्टेटमेंट में आपका दे दिया जाता है कि इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर आर मिनिमम 7 नंबर और मैक्सिमम लिमिट आर दिस मच। ठीक है, तो वहां पे आपको स्टेटमेंट जो है वो देखनी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। इसके साथ साथ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूं तो मिनिमम डायरेक्टर आर 2, और यहाँ पे मिनिमम डायरेक्टर्स आपके कितने होते हैं? 3। प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में आपके 3। उसके बाद आपका इनविटेशन टू जनरल पब्लिक, दीज आर नॉट अलाउड। ये जनरल पब्लिक से आपका पैसा नहीं लेते हैं, और ये आपके जनरल पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। ये अपना एक प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे जिसमें लोगों को ये बताएंगे कि मतलब हम जो है एक कंपनी जो है आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है और आपसे पैसा इनवाइट करना चाहती है, तो ये सारा इनविटेशन आपका यहां पर आ जाएगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर यहां पर आपकी अलाउ नहीं होती है, और यहां पर आपकी अलाउ होती है। मतलब इसमें आपको जो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर प्राइवेट कंपनी में आपको अलाउ नहीं होती है, बिकॉज ये जो लोग होते हैं वो बाहर से पैसा नहीं ले सकते। लेकिन अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो ये लोग बाहर से पैसा ले सकते हैं विद द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। आप प्रोस्पेक्टस को इशू करो, और प्रोस्पेक्टस को इशू करने के बाद आप अपना पैसा यहां से ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्रोस्पेक्टस की बात करें तो यहां पर प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ती है, और इसमें इनको प्रोस्पेक्टस की जरूरत पड़ती है। मतलब कंपलसरी होता है कि आपका जब भी आप पब्लिक से पैसा लोगे, पब्लिक के नाम से आप पैसा जारी करोगे, तो उनको क्या बताओगे? उनको एक इन्विटेशन आप जो दोगे उसको हम क्या बोल देंगे? प्रोस्पेक्टस बोल देंगे। ठीक है, प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है? एक इन्विटेशन होता है जिसके थ्रू आप, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स आपके लिखी होती है। जैसे हम कोई एग्जामिनेशन फॉर्म हम भरते हैं तो उससे पहले एक बुलेटिन हम आता है, तो बुलेटिन एक तरीके से प्रोस्पेक्टस होता है। ऐसे ही हम कहीं पर भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वहां पर भी आपको क्या करना पड़ता है? एक फॉर्म आपको भरना पड़ता है, तो फॉर्म के साथ एक बुकलेट मिलती है, उस बुकलेट को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अच्छा स्टैट्यूटरी मीटिंग और रिपोर्ट्स की मैं बात करूं तो नो कंप्लायंसेस फॉर होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड फिलिंग द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। यहां पर इनके लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए ऐसी कोई स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस आपके नहीं होते, लेकिन यहां पर इनको जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है वो होल्ड करना आपके लिए कंपलसरी है, और इसके साथ साथ इनके लिए ये भी कंपलसरी है कि ये आगे उस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, किसको? शेयर होल्डर को।
ओके, लीगल फॉर्मेलिटीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब यहाँ पे जो लीगल फॉर्मेलिटीज, कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज ऐसी हैं जो जिनसे जो प्राइवेट कंपनी है उनको एग्जाम्पशन दे दी जाती है, और लेकिन आपकी जो पब्लिक कंपनी है उसको कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ती है। मिनिमम पेड अप कैपिटल प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख, और इसके लिए आपकी पब्लिक कंपनी के लिए आपकी 5 लाख। तो कई बार इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपकी पूछ लेता है कि मतलब कौन सी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, कौन सी कंपनी शेयर मतलब जो है इशू कर सकती है, जनरल पब्लिक से पैसा ले सकते हैं, मिनिमम मेंबर और आपके मिनिमम डायरेक्टर, मिनिमम 2, मैक्सिमम 3, मिनिमम मेंबर्स आपके कितने होते हैं, मैक्सिमम मेंबर आपके कितने होते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके कई बार आपके पूछे जाते हैं। चलिए, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो लाइबिलिटी लिमिटेड बाय द शेयर। लाइबिलिटी लिमिटेड बाय द शेयर का क्या मतलब होता है कि यहां पर आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है ओनली अप टू द शेयर, मतलब जिस मेंबर के जितने शेयर हैं सिर्फ उतना ही मतलब वो लाइबिलिटी को शेयर करेगा। इन केस ऑफ लॉ, अगर कोई लॉस आपका हो जाता है किसी कंपनी में तो आप सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी अपनी पोजेस करोगे जितना आपके पास शेयर होता है। जितने उस कंपनी के शेयर हैं आपके पास सिर्फ उतना ही लाइबिलिटी आप यहां पर एग्जिस्टेंस करोगे। ठीक है, तो वो सब आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपका लिखा होता है। एंड लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन द शेयर विच दे ओन, मतलब जितना आपके पास शेयर की, जितना आपने पैसा दे दिया वो तो आपका गया ही गया, लेकिन आपका जितना पैसा अभी रहता है, जैसे मान लो एक कंपनी का 10 रुपए का शेयर था, मैं 6 रुपए आपका दे चुका हूं, तो मेरी लाइबिलिटी सिर्फ 4 रुपए की रहेगी, बाकी मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। नेक्स्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी का क्या मतलब होता है कि आप जैसे किसी चीज की गारंटी ले लेते हो, अब मान लो ए जो है वो बी की गारंटी ले लेता है कि भाई मैं जो है वो आपको इतना शेयर दूंगा या इतनी इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं, तो उन केस में आपका जो है, जैसे मान लो मैंने 50,000 की किसी की गारंटी ले ली तो 50,000 तक मैं जो है उसके लिए लाइबल रहूंगा, उससे ऊपर की मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर मान लो कोई ज्यादा का नुकसान करके आ जाता है तो उस केस में मैं सिर्फ 50,000 तक की लाइबिलिटी जो पूरी करूंगा, उसके बाद मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं रह जाती है। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका जो है अनलिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी। एंड अनलिमिटेड कंपनी जो है लाइबिलिटी डज नॉट हैव एनी लिमिट, मतलब यहां पर आपकी लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती है, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि बाय द लिमिटेड और बाय अनलिमिटेड। ठीक है, तो वहां पर भी थोड़ा सा आपको ये चीजें देखना पड़ती है। स्पेशल कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट कंपनीज होती है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है एटलीस्ट 51% पेड अप कैपिटल जो है वो आपकी किसकी रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। ठीक है, ये मतलब जो गवर्नमेंट है आपके, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी आपकी हो सकती है। ठीक है, तो पार्टली सेंटर पार्टली गवर्नमेंट आपकी कोई भी आपके हो सकते हैं, लेकिन 51% शेयर जो आपकी गवर्नमेंट की होल्डिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपकी फॉरेन कंपनी, अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जिसका रजिस्ट्रेशन आपका इंडिया में ना होकर के फॉरेन कंपनी में हुआ है और उनका रजिस्ट्रेशन आपका फॉरेन कंपनी के जब अंडर होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉरेन कंपनी बोल दिया जाता है। ठीक है, ओके। तो सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव है जैसे कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स और आर्ट्स, रिसर्च, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, रिलीजन वगैरह, इन सब चीजों के लिए आपका जो है एक कंपनी जो है एक सेक्शन 8 के अंडर कंपनी आपकी रजिस्टर्ड होती है, तो वो सारी आपकी, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपके, जैसे आपका आईडीबीआई है, आईएफसी, आईसीआईसीआई है, एलआईसी है आपका, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से पैसा आपका लेते हैं और उसको फंडिंग ट्रांसफर करते हैं। तो इस तरीके से भी ये चीजें हैं वो हमारी आगे कैरी ऑन हो सकती हैं। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो हमारी दो तरीके की चीजें रहती है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है जैसे मान लो ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, अगर ए कंपनी जो है वो बी कंपनी के 51% शेयर को होल्ड करती है, 51% शेयर को होल्ड करती है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी होल्डिंग कंपनी और ये क्या बन जाएगी इसकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। तो यहाँ पर आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो होल्डिंग के हिसाब से ही आपके मेंटेन किए जाएंगे, तो उसके हिसाब से ही सारी चीजें आपकी रजिस्टर्ड करी जाती है। तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी के पास आपके जो है मोर देन 50% आपके जो है वो शेयर आपके रहेंगे। सब्सिडरी की जो होल्डिंग है वो किसके पास चली जाती है, होल्डिंग कंपनी के पास चली जाए। ऐसे ही आपका जो है एसोसिएटेड कंपनी होती है। एसोसिएटेड कंपनी का मतलब क्या होता है कि ये अनदर कंपनी होती है जिसमें आपका मिनिमम इन्फ्लुएंस जो है वो आपका
बाकी लोगों के पास चला, बाकी कंपनी के पास चला जाता है। जैसे मतलब किसी कंपनी की जो है 20% में शेयर परचेज कर लेता हूँ तो वो आपकी एसोसिएटेड कंपनी आपकी मानी जाती है। जैसे आपके स्टेट बैंक एंड एसोसिएटेड, एसोसिएटेड बैंक मतलब कई सारे बैंक ऐसे हैं जो आपके स्टेट बैंक से एसोसिएटेड है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ठीक है, ऐसे 7 एसोसिएटेड बैंक हैं जो हमारे एसबीआई से रिलेटेड है। चलिए, उसके बाद नॉमिनल। अच्छा, इसके बाद अगर मैं कैपिटल की मैं बात करता हूं तो यहां पर कुछ कैपिटल का भी पंगा आपका रहने वाला है। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं नॉमिनल और ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल। देखो, नॉमिनल, ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मतलब आपको एक कैपिटल आपको बोली जाती है कि भाई आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है। मतलब थ्रू आउट द लाइफ आप सिर्फ उतना ही पैसा जो है वो कंपनी में लगा सकते हैं। मतलब आपकी जो ऑथराइज रजिस्टर्ड कैपिटल जो है वो कितनी है। तो एज पर द मतलब ये सारा वो नॉमिनल अमाउंट होता है जो आपका मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन में आपका लिखा होता है कि मतलब आपको मिनिमम कैपिटल आप कितनी, मतलब मैक्सिमम मतलब कैपिटल आप जो है वो कितनी लगा सकते हो जो कंपनी इशू कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर। ठीक है, तो मतलब अगर आपको बाहर से पैसा लेना तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितना पैसा ले सकते हो तो उसको बोलते हैं नॉमिनल ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल देते हैं, ऑथराइज कैपिटल भी बोल देते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर मैं कैपिटल की बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, ये स्लाइड आगे पीछे हो गई है। ठीक है, कैपिटल का मतलब होता है आपका पैसा, कितना पैसा आपके पास है तो उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में आपका बांटा जाता है। तो इसमें एक जो टोटल जो कैपिटल आती है उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो जो सिंगल यूनिट बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर। शेयर का मतलब क्या होगा, शेयर इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो उसको शेयर क्या हो गया, एक छोटी सी यूनिट हो गई जो कि हमारे शेयर कैपिटल का ही एक पार्ट होती है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आती है हमारी नॉमिनल और ऑथराइज कैपिटल। नॉमिनल और ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है, इट इज द रजिस्टर्ड कैपिटल। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कंपनी का तो उस टाइम पे आपसे कैपिटल जो है आपकी ऑथराइज होती है, रजिस्टर्ड होती है कि मतलब थ्रू आउट द ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ द कंपनी सिर्फ आप इतना ही पैसा मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है आपकी इशूड कैपिटल। मान लो मेरा ऑथराइज है 80 करोड़ रुपीस का। ठीक है, अब मान लो मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है तो ये जो 80 करोड़ रुपए मैं एक साथ कभी भी मार्केट से नहीं लेता हूं, ये मेरी ऑथराइज लिमिट है कि मैं इतना तक मैं पैसा मार्केट से ले सकता हूं। ठीक है, लेकिन अब मुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो जितना पैसा मैं मार्केट में जो है वो जितने पैसे के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है और जितने पैसे के लिए मैं मार्केट में शेयर इशू करूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इशूड कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इशूड कैपिटल। जैसे मान लो मुझे 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो ये क्या हो गया, मेरा इशूड कैपिटल हो गया। इशूड कैपिटल के बाद अब लोग कितने सब्सक्राइब करते हैं। अब मान लो मैंने जो शेयर है 5000 मैंने शेयर जो वो आपके प्रोस्पेक्टस मैंने प्रिंट करवाए। ठीक है, मुझे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब कितने लोगों ने, जितने लोग उसके लिए सब्सक्राइब करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल जो है, जैसे मान लो आपको शेयर अलॉट हो गए, शेयर अलॉट करने के बाद कंपनी मान लो एक एक शेयर कंपनी का 10 रुपए का है तो कंपनी कभी भी एक बार में पैसा नहीं मंगाएगी। कंपनी क्या करेगी, मान लो एप्लीकेशन में मंगा लिया आपसे 2 रुपए, अलॉटमेंट में मंगा लिया आपसे 3 रुपए, ठीक है, फर्स्ट कॉल में मंगा लिया आपसे आपका 4 रुपए और फाइनल कॉल में आपसे मंगा लिए 1 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी जो वो आपकी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती है, कभी भी एक बार में पैसा नहीं मंगाती। तो कंपनी ने जितना पैसा मंगा लिया है उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल और जितना पैसा अभी आप लोगों ने पे करा है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। अब मान लो कंपनी ने 7 रुपए मंगा लिए, कंपनी ने 7 रुपए मंगा लिए लेकिन आपने दिए अभी 5 रुपए। ठीक है, तो 7 रुपए आपके क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल और 5 रुपए क्या है, आपकी पेड अप कैपिटल। या कंपनी ने 10 के 10 रुपए मंगा लिए लेकिन अभी आपने पैसा पूरा जमा नहीं कराया है, तो कंपनी ने मान लो 10 रुपए मंगा लिए तो 10 रुपए क्या हो जाएंगे, कॉल्ड अप कैपिटल, और आपने सिर्फ 7 रुपए दिए हैं तो 7 रुपए क्या हो जाएगी, आपकी पेड अप कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, इशूड कैपिटल आपका समझा दिया मैंने, सब्सक्राइब कैपिटल मैंने आपको बता दिया, उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल मैंने आपको बता दिया, पेड अप कैपिटल मैंने आपको बता दिया। अच्छा, पेड अप कैपिटल में आपको ये चीज और देखी जाती है कि जैसे मान लो
कंपनी ने जितना कॉल्ड अप कर दिया, मान लो कंपनी ने 10 रुपए मंगा दिए, इसमें से जितना कॉल्स इन एरियर हो गया आपका, कॉल्स इन एरियर का मतलब जितना पैसा आपका नहीं आया, मान लो इसमें 3 रुपए मेरे नहीं आए, तो टोटल मेरा पेड अप कैपिटल कितनी हो गई, 7 रुपए। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहां से देखनी पड़ती है। अनसब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, अनसब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कई बार आपका पब्लिक एप्लीकेशन जब आपकी करी जाती है, तो मान लो एक मिनिमम लिमिट आपकी होती है, तो मिनिमम लिमिट अगर एक कंपनी उसको फुलफिल नहीं कर पाती है तो कंपनी पूरे शेयर को आपका इशू नहीं करेगी। ठीक है, व्हेन द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द कंपनी इज पब्लिक इज लेस देन द इशूड कैपिटल। जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि कंपनी ने 5,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाली, ठीक है, अब उसमें से मतलब जो है सिर्फ 3,000 लोगों ने क्या करा, अप्लाई करा, तो ये हो गया हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर मान लो 5,000 उसके लिए मतलब आपकी एप्लीकेशन आ गई 7,000, ठीक है, तो 7,000 आपका क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। और उसमें जब आपके जितने कंपनी ने एप्लीकेशन निकाली है उससे जब कम लोग अप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जब एक अप्लाइड जो केस होते हैं वो आपके ज्यादा हो जाते हैं जितने के लिए कंपनी ने शेयर इशू करे। ठीक है, जब उससे कम रह जाते हैं तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है कि जब आपका पैसा नहीं आता है तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है कि भाई आपका जितना पैसा आपने एडवांस में दे दिया। अब कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार आपके आगे की 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा भी अलॉटमेंट में ही दे देते, पहले ही दे देते। जो जिन लोगों ने पैसा पहले दे दिया है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, और जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो कॉल्स इन एरियर पे कंपनी जो है वो इंटरेस्ट लेती है, ठीक है, कितना, 10%। और कॉल्स इन एडवांस में कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है कितना, 12%। तो ये इंटरेस्ट रेट आपको ध्यान रखना है कि कॉल्स इन एरियर पे कंपनी इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगी क्योंकि आपने पैसा उनका नहीं दिया है, तो उसको हम बोलेंगे 10%। और जो आपका कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी आपको पैसा देगी, मतलब आपने कंपनी को पहले से ही एडवांस में पैसा दे दिया, तो कंपनी ने आपका पैसा यूज करा 2 महीने 3 महीने जो भी है, तो उसका कंपनी इंटरेस्ट आपको पे करेगी 12% पर एनम। So thank you guys for watching this video. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी पार्ट, ये आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। और ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी रिलेटिव में आपके लोग इससे रिलेटेड लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ में वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको जो मिलने वाली नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द ही मिल सके। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।